हेलो एवरीवन। सो आगे बढ़ाते हैं हमारे नर्व मसल फिजियोलॉजी को। अभी बात करेंगे आरएमपी की, ठीक है, और एक पंप की बात करेंगे जो कि हमारे आरएमपी में हेल्प करता है, राइट। सो पहले हम आरएमपी के कुछ वैल्यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन की आरएमपी होती है -70 MV। देन आपके स्केलेटल एंड कार्डियक मसल की होती है -90 MV। स्मूथ मसल के अराउंड -50 MV। थायराइड, एसए नोड, कॉक्लियर हेयर सेल्स के अराउंड -40 to -50। रॉड्स एंड कोन्स की -30 to -40 मिलीवोल्ट्स एंड आरबीसी की सबसे कम होती है, दैट इज -12 MV। नाउ अंडरस्टैंड, जो स्मूथ मसल की जो आरएमपी होती है वो एक्चुअली एक स्टेबल आरएमपी नहीं होती है, दैट इज अ नॉन स्टेबल आरएमपी इन मोस्ट ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स, और जो कि फ्लक्चुएट करती है बिटवीन -60 MV टू -40 MV, ठीक है। हमने यहाँ पे एवरेज ले लिया है, दैट इज -50 MV, क्योंकि यूजुअली अगर आपको ऑप्शन में नहीं है एज अ रेंज तो यू हैव टू चूज वन ऑप्शन, एक ऑप्शन चूज करना है तो गो विथ -50। अगर इतना सारा याद करने के लिए मुश्किल हो रहा है तो मोस्ट कॉमन पॉइंट्स बता देती हूँ जो आपको याद रखने ही रखने हैं। वो है न्यूरॉन की आरएमपी -70 MV, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल की -90 MV, ठीक है। दोनों फोर्स जनरेट कर रहे हैं तो आप याद रख सकते हो कि दोनों की सबसे ज़्यादा होती है, राइट। एंड स्मूथ मसल की -50। ये तीनों तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए, राइट। इन सम बुक्स इट इज़ रिटन दैट कार्डियक मसल की -85 है। नॉट ओनली सम बुक्स, गिनोंग में ही एक जगह लिखा है -90, एक जगह लिखा है -85, ठीक है। डजेंट मैटर। रिमेंबर, जो भी आपको ऑप्शन देंगे वो कभी भी -85 -90 दोनों कभी नहीं देंगे, ठीक है। ईदर वन ऑफ देम विल बी गिवन, तो आप आराम से मार्क कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं कि आरएमपी ऑफ जेनेसिस कैसे कैसे होती है और किसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखना, आरएमपी पे जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डालता है वो होता है आपका दो चीज़। क्या? एक तो होती है इक्विलिब्रियम पोटेंशियल और दूसरी होती है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी तो हमने देख लिया कि पोटेशियम की सबसे ज़्यादा थी, फिर क्लोराइड, फिर सोडियम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो सोडियम का तो कोई रोल नहीं होगा आरएमपी पे। तो आरएमपी पे किस किस का रोल होता है? तो याद रखना, पोटेशियम हैविंग द मैक्सिमम रोल, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्लोराइड और उसके बाद आपका आता है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। सोडियम अकेले की कोई भी आरएमपी जेनेसिस में कोई उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट अगर लिखा हुआ है सोडियम पोटेशियम पंप तो यस, इसका माइनर रोल है। अगर पूछा जाए विच इज़ हैविंग द मेजर रोल इन आरएमपी जेनेसिस, तो याद रखना पोटेशियम, क्योंकि ये फुल्ली परमिएबल होता है, राइट, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ हैविंग मैक्सिमम रोल, ठीक है। इसका सिर्फ 4 to 5% रोल है, राइट। अगर आप -90 का 4 to 5% करते हो तो अराउंड -4 MV के आसपास इसका रोल होता है, बट ज़्यादा रोल नहीं होता है, ठीक है। बट सोडियम अगर स्पेशली पूछे तो सोडियम विल हैव नो रोल, याद रखना, ना इज सोडियम, नो रोल इन आरएमपी। एपी में डेफिनेटली रोल है बट आरएमपी में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं, हमने पोटेशियम और क्लोराइड की बात, आयंस की बात लास्ट वीडियो में करी थी। सो इस बार हम बात करेंगे हमारे पंप की, राइट। सो हम बात करेंगे नोकिया की। व्हाट इज नोकिया पंप? तो एन से हो गया आपका सोडियम, राइट, ओ से हो गया आउट, के से हो गया पोटेशियम, आई से हो गया एन और ए से हो गया एटीपीएस। So it is nothing but sodium potassium ATPase, right? Sodium potassium ATPase. Now याद रखो, सोडियम पोटेशियम ATPase, इस नोकिया पे सब कुछ निर्भर है, ठीक है। सो ये नोकिया करता क्या है? As the name suggests, sodium, where it is going to go? It's a pump, right? ATPase, नाम में इसके ATPase है। सो ये होगा प्राइमरी एक्टिव पंप। ये करेगा क्या? याद रखना, सोडियम एटीपीएस सोडियम को बाहर डालता है, सोडियम आउटसाइड, राइट, पोटेशियम को इन लेता है, राइट। बट आपको उसका कपलिंग रेशियो भी याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज द कपलिंग रेशियो? सोडियम का शॉर्ट फॉर्म होता है Na, राइट, एक ऐड कर लो, दैट इज 1, 2 अल्फाबेट्स अदर, एक ऐड कर लो, दैट इज 3, है ना। 3 सोडियम आउट, पोटेशियम के अल्फाबेट्स में सिंबल में सिर्फ एक अल्फाबेट आ रहा है, पोटेशियम के K, एक ऐड कर लो, दैट इज 2, ठीक है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, राइट। सो 3 सोडियम आउट, 2 पोटेशियम इन, तो हमने 3 पॉजिटिव बाहर डाले
और 2 पोटेशियम इन एक्सचेंज में हमने अंदर लिए टू मेंटेन द इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। अब कुछ फैक्ट्स जानते हैं इस पंप के बारे में। इट प्रेजेंट इन ऑल द सेल विच मेम्ब्रेन, बेसोलैटरल मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट होता है, अपाइकल मेम्ब्रेन पे नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। ल्यूमेन के साइड में जो होता है उसको हम अपाइकल बोलते हैं, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है उसको हम बेसोलैटरल बोलते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, इट इज प्रेजेंट ऑन ऑल द सेल। अगर जो हर जगह प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट या यूनिवर्सल। सो दैट्स व्हाई दिस पंप इज नोन एज यूनिवर्सल पंप, या इसी को हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट पंप। ओमनी प्रेजेंट मीन्स जो हर जगह प्रेजेंट है, राइट, या यूनिवर्सली ये प्रेजेंट है। सो इसीलिए हम बोलते हैं इसको यूनिवर्सल पंप या ओमनी प्रेजेंट। इसका मतलब ये सब सेल्स में प्रेजेंट होगा और हर जगह प्रेजेंट होगा, राइट। कपलिंग रेशियो अगर पूछा जाए, कपलिंग रेशियो सोडियम पहले आता है तो 3:2, 3 सोडियम बाहर डालता है, 2 पोटेशियम अंदर लेता है, राइट। एंड कौन सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये? इट इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्यों एक्टिव है और क्यों प्राइमरी है? ये एनर्जी यूज कर रहा है पर अपने लिए ये एनर्जी यूज कर रहा है, ना कि ये किसी पंप पे डिपेंडेंट है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज प्राइमरी एक्टिव पंप। ये हमने जनरल फिजियोलॉजी में ऑलरेडी बात की हुई थी, राइट। और कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी बाइंडिंग साइट कैसी होती है। खूब सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं एमसीक्यूज में। ठीक है, अगर मैंने बोला कि ये सेल बर्थ से लेके डेथ तक पूरे टाइम काम करता रहता है, अगर थक गए आप तो क्या बोलते हो आप? डोंट गिव अप, क्या करो? रेस्ट करो और नैप ले लो। क्या बोलना है आपने इस पंप को भी? ओके, टेक अ नैप एंड कम बैक एंड वर्क अगेन। ठीक है, सो ओके नैप ये एक न्यूमोनिक है, राइट। प्लीज याद रखना इसको, इसी से हम बाइंडिंग साइट्स याद करेंगे। पहले 2 बाइंडिंग साइट्स हम याद करेंगे जो बाहर की तरफ है, आउटसाइड। आउटसाइड में 2 हैं, ओ से शुरू करना है हमें, ठीक है। आउटसाइड ओ से है उवाबेन। उवाबेन ये एक ड्रग होता है जो इस पंप को इनहिबिट करता है, या इसी की जगह हम डिगॉक्सिन डिजिटालिस ये याद रख सकते हैं। डिगॉक्सिन और डिजिटालिस हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि हाउ द डिगॉक्सिन एंड डिजिटालिस वर्क। ठीक है, एंड फार्मा में भी आप डिटेल में पढ़ोगे कैसे काम करता है, कितने डोजेस पे काम करता है, ऑन ऑल दिस, राइट। सेकेंडरी एक्टिव में हमने बात किया था, जो एनसीएक्स है वो काम नहीं कर पाएगा, राइट। सो एक तरफ आपका सोडियम पोटेशियम पंप होता है, राइट, एंड दूसरी तरफ होता है आपका सोडियम कैल्शियम पंप, राइट, एनसीएक्स, वो काम नहीं कर पाएगा। तो हम जब फेलियर में, कार्डियक फेलियर में हम कोई ड्रग देना चाह रहे हैं जिससे कि कार्डियक पंपिंग फोर्स बढ़ जाए विदाउट हार्ट रेट इंक्रीज किए हुए, तो हम ये डिगॉक्सिन वाली ड्रग देते हैं। सिंपैथेटिक एक्टिव हम नहीं कर रहे, हम यूज कर रहे हैं हमारी इंफॉर्मेशन, राइट। के से क्या आएगा? पोटेशियम। ऑब्वियसली पोटेशियम से बाइंड करके उसको पहले पकड़ना है और फिर अंदर की तरफ भेजना है, राइट। सो पोटेशियम बाइंडिंग साइट हमें बाहर की तरफ चाहिए। नैप, अब नैप क्या है? पहला हो गया सोडियम बाइंडिंग साइट, दूसरा हो गया एटीपी बाइंडिंग साइट, तीसरा हो गया फॉस्फोराइलेशन साइट। सो ये तीनों साइट्स अंदर होती है, राइट। सो दैट इज नथिंग बट सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की साइट्स। नाउ अगर मुझे पूछा जाए कि कितने सब यूनिट्स होते हैं, डायग्राम में देखो, ये सोडियम पोटेशियम पंप है, इसके 2 सब यूनिट्स हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट। अगर मुझे पूछा जाए कि विच इज द मेन सब यूनिट, जब भी हम बात करते हैं या कोई किसी को ब्रैग करना होता है तो मेल्स क्या बोलते हैं कि मैं अल्फा मेल हूँ, दैट मीन्स अल्फा यूजुअली टर्न्स आउट टू बी डोमिनेटिंग। ठीक है, सो सेम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट, टू रिमेंबर कि अल्फा जो होता है वो डोमिनेटेड होता है। क्यों? क्योंकि पांचों के पांचों बाइंडिंग साइट्स जो है वो अल्फा सब यूनिट पे प्रेजेंट है। बीटा पे कुछ ग्लाइकोसाइलेशन साइट्स होती है, एंड बीटा जब तक ना हो अल्फा काम नहीं कर सकता, कोई तो चाहिए जो उसको पुश करे। ठीक है, तो बस साथ देने के लिए होता है बीटा, अदरवाइज अल्फा इज हैविंग ऑल द 5 बाइंडिंग साइट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ध्यान दो, ये सारे के सारे सेल में प्रेजेंट है, सब जगह प्रेजेंट है, एंड बर्थ से लेके डेथ तक ये काम करता रहता है। एट रेस्ट ऑल्सो, ठीक है। सो एट रेस्ट ऑल्सो, जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर लाइंग ऑन द बेड, है ना, कुछ नहीं कर रहे हो, सो रहे हो सपोज करो, तब भी ये पंप काम करता है। ठीक है, सो जो एनर्जी यूज हो रही है इस पंप के थ्रू वो भी मैक्सिमम होगी। अगर मैक्सिमम एक्टिव ट्रांसपोर्ट इससे ज्यादा है, सो द एनर्जी यूज्ड, सो एटीपी यूज्ड
ATP used at rest will be also maximum. At rest will also be maximum. ठीक है, सो कब कर रहे हैं एटीपी मैक्सिमम यूज? रेस्ट के टाइम पे, या रेस्ट को ही मैं बोल सकती हूँ बेजल कंडीशन में। बेजल कंडीशन में क्या होता है कि जो एनर्जी यूज हो रही है दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम। तो जब भी बेजल कंडीशन में एनर्जी ज्यादा यूज हो रही है तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं कि उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसकी तरफ। सो वी कैन से दैट द बेजल मेटाबॉलिक रेट इज डिपेंडेंट ऑन दिस पंप। ठीक है, सो अगर पंप की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली BMR बढ़ेगा, पंप की एक्टिविटी कम है तो BMR कम होगा। दैट इज बेजल मेटाबॉलिक रेट इज डिपेंडेंट मेनली ऑन दिस पंप, है ना। स्पेशली लड़कियों में होता है, वेट के लिए बहुत कंसर्न होती हैं लड़कियां। ठीक है, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं पानी भी पीती हूँ तो वेट बढ़ जाता है तो याद रखना उनमें क्या है, इट्स अ जोक्स अपार्ट, ठीक है, बट उनमें जो मेटाबॉलिज्म का रेट होता है वो स्लो होता है क्योंकि वो कम खाते हैं, तब भी मेटाबॉलिज्म उतना फास्ट नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म स्लो है तो डेफिनेटली जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो स्टोर होती रहेगी, राइट। सो दैट्स वाई उनका जो एडिपोसाइट का लेवल है या ग्लाइकोजन का लेवल है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाते रहते हैं फिर भी वेट गेन नहीं होता। दैट मीन्स देयर मेटाबॉलिज्म इज स्ट्रोंगर और दे आर हैविंग हायर मेटाबॉलिज्म। मेल फीमेल को कंपेयर करो, मेल में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है, राइट, जो कि इसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। सो डेफिनेटली जब भी टेस्टोस्टेरॉन हाई होगा एज कम्पेयर टू द ईस्ट्रोजन, इट इज गोइंग टू एक्टिवेट दिस पंप मोर एंड मोर। सो डेफिनेटली उनमें मेल्स में BMR इसी वजह से ज़्यादा होता है। ठीक है, ओल्ड पीपल में क्या होता है, जो सोडियम पोटेशियम ATPase है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। इट हैविंग डिक्रीज दी सोडियम पोटेशियम ATPase एक्टिविटी, इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी तो डेफिनेटली BMR भी उनका कम होगा। एंड अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है लोग कम खाना खाते हैं या अगर खाना उतना रखें तो भी उनका वेट गेन होते रहता है। रीजन इज दिस ओनली। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फंडा दैट इज इलेक्ट्रोजेनिक पंप विच इज हैविंग माइनर रोल। नाउ ध्यान से इस पर सोचो कि ये पंप कर क्या रहा है, ये सोडियम को बाहर भेज रहा है जहाँ पे ऑलरेडी सोडियम ज़्यादा है, ठीक है, एंड पोटेशियम को अंदर भेज रहा है जहाँ पे ऑलरेडी पोटेशियम ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये मेंटेन करे रख रहा है किसको, दिस इज मेंटेनिंग हाई पोटेशियम इनसाइड दैट इज इन द ICF, राइट, और ये मेंटेन कर रहा है हाई सोडियम आउटसाइड। So we can say that it is maintaining the gradient, right? और जब जब ग्रेडियंट मेंटेन करेगा तब तक ये क्या करेगा, ये जो सारे हम RMP, AP, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, परमेबिलिटी, EP, ये जो सारा पढ़ रहे हैं ये मेनली बेस्ड है ग्रेडियंट पे। ठीक है, सो इसको मेंटेन करने के लिए हमारा ये पंप आ रहा है। दूसरी चीज, ये कितने पॉजिटिवली चार्ज आयन बाहर छोड़ रहा है, 3, राइट, एंड टेकिंग 2 पोटेशियम इनसाइड, तो 3 पॉजिटिव आयन बाहर गए, राइट, और 2 पॉजिटिव आयन अंदर आए। इसका मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ कि मेरे सेल्स में 1 पॉजिटिव का लॉस हो रहा है, या मैं बोल सकती हूँ कि 1 नेगेटिव का गेन हो रहा है। एंड यूजुअली रेस्टिंग फेज में पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? हमने जितने भी RMP अभी तक पढ़े हैं वो सब माइनस 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 में जा रहे थे। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स का RMP ले लो -70, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल का ले लो -90, RBC का ले लो -12। सो सब माइनस में क्यों है पोलैरिटी नेगेटिव में? क्योंकि सारे सेल्स पे ये नेगेटिव पोलैरिटी मेंटेन करने के लिए वी डू हैव सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, सो इसी वजह से ये एक पोलैरिटी को या पोटेंशियल को मेंटेन करे रख रहा है, एंड दैट्स द रीजन हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोजेनिक पंप। ये पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोजेनिक पंप। माइनर रोल है बट डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्रिएशन इससे नहीं हो रहा है बट मेंटेनेंस जरूर इससे हो रहा है। अगर सपोज करो बाय एनी चांस अगर किसी में सेल इंजुरी हो जाती है, और मोस्ट कॉमन सेल इंजुरी होती है हाइपोक्सिया। ठीक है, मोस्ट कॉमन सेल इंजुरी होती है हाइपोक्सिया। बाय एनी रीजन अगर ऑक्सीजन कम जा रहा है टिश्यू के पास, ऑक्सीजन परफ्यूजन कम जा रहा है या ब्लड कम जा रहा है, ब्लड में होता है आपका खूब सारा न्यूट्रिशन से हमें मिलता है ATP। ठीक है, सो न्यूट्रिशन कम जा रहा है, दोनों की वजह से क्या हो सकता है, अगर ऑक्सीजन कम है तो विच मेटाबॉलिज्म विल बी एक्टिव,
एनारोबिक मेटाबॉलिज्म एक्टिव होगा। एरोबिक मेटाबॉलिज्म में ज़्यादा एनर्जी क्रिएट होती है एज कम्पेयर टू एनारोबिक, राइट। और ब्लड से जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे वो नहीं मिले तो एटीपी एनी हाउ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, राइट। सो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा कि एटीपी कम हो रही है, एटीपी जेनेसिस कम हो रही है या एटीपी प्रोडक्शन कम हो रही है, उसके वजह से जो पंप की एक्टिविटी है वो भी कम हो रही है। अगर पंप एक्टिविटी कम हुई तो प्रॉब्लम क्या है, होने दो, पर प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हम चाहते, बिकॉज अगर पंप एक्टिविटी कम हो गई या पंप ने काम करना बंद कर दिया, जो सोडियम बाहर जा रहा था वो बाहर नहीं जा पाएगा, राइट। एंड इट इज अ हाईली ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सोडियम एक्यूमुलेट होना शुरू करेगा, सोडियम एक्यूमुलेशन इनसाइड द सेल। अब प्रॉब्लम क्या है, सोडियम एक्यूमुलेट होने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसके पार्टनर से। कौन है इसका पार्टनर, वाटर, ठीक है। वाटर का क्रश है सोडियम पे, सो वेरेवर सोडियम गोज वाटर फॉलोज, है ना। सो अगर सोडियम एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया सो वहां पे होगा वाटर का ऑस्मोसिस, सो वाटर अंदर आना शुरू हो जाएगा, राइट। जब भी वाटर अंदर आना शुरू हो जाएगा सेल में चेंजेस आएंगे, दैट मीन्स सेल स्वेलिंग विल स्टार्ट। जैसे ही स्वेलिंग होती है बिकॉज ऑफ द वाटर स्पेशली, वी कॉल इट एज हाइड्रोपिक चेंजेस। अब डिपेंडिंग ऑन वेदर यू गिव द ऑक्सीजन और नॉट, सपोज करो विद इन अ लिमिट सेल बर्स्ट होने से पहले पहले ही आपने अगर ऑक्सीजन या एटीपी प्रोवाइड कर दिया उस टिश्यू को, तो क्या होगा, ये जो सेल इंजरी थी वो रिवर्स हो जाएगी, फिर से पंप एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा और जो भी सोडियम अंदर था उसको बाहर भेजना शुरू कर देगा, ठीक है। एंड दैट टाइप ऑफ इंजुरी विल बी कॉल्ड एज रिवर्सिबल सेल इंजुरी, राइट। बट अगर हमने प्रॉपर टाइम में ऑक्सीजन नहीं दिया, एटीपी नहीं दिया उस सेल को, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये वाटर अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और एक लिमिट के बाद सेल विल बी बर्स्ट, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल इंजुरी, राइट। सो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, उसमें आप ब्लिप्स फॉर्मेशन या हाइड्रोपिक चेंजेस देखते हो, वो क्या है, वो यही है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न इन पैथोलॉजी इन डिटेल, बट येस सोडियम पोटेशियम पंप का जो रोल था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज उसके स्टिमुलेटर्स कौन है और इनहिबिटर्स कौन है, ठीक है। जब भी हम कुछ शुभ काम करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, टीका लगाते हैं, राइट। सो स्टिमुलेटर्स सोडियम पोटेशियम एटीपीएस के भी हम कुछ निमोनिक से याद करेंगे, बिकॉज से दीज आर द फैक्चुअल थिंग्स, ठीक है। सो फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा निमोनिक दूं ताकि आप याद रख पाओ। अब दो चीज़ें हो सकती है, या तो पंप की नंबर्स बढ़ सकते हैं या तो उसकी एक्टिविटी ये लोग बढ़ा सकते हैं। तो पहले जानते हैं टीका है क्या। टी फॉर थायराइड, आई फॉर इंसुलिन, सी फॉर कैटेकोलामिन्स एंड ए फॉर अल्डोस्टेरॉन, राइट। थायराइड क्या करता है, ये नंबर ऑफ पंप्स को बढ़ा देता है, राइट। थायराइड डायरेक्टली एक्ट करेगा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे, न्यूक्लियस को एक्टिवेट करेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोटीन्स होंगे आपके सोडियम पोटेशियम पंप और उनको इंसर्ट करवाएगा सेल पे। सो डेफिनेटली नंबर इससे बढ़ जाएंगे, अगर थायराइड बढ़ गया तो नंबर बढ़ जाएंगे, इसीलिए थायराइड हाइपर थायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म इज हायर, ठीक है। कैन यू कोरिलेट नाउ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन इसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है या इसकी एक्टिविटी बढ़ाता है। सेम है आपका कैटेकोलामिन्स, ये भी इसके एक्टिविटी को बढ़ाएगा। जितने सेल्स हैं उनका नंबर नहीं बढ़ाएगा ये, जो ऑलरेडी पंप्स लगे हुए हैं सेल्स पे उनको वो मोर एंड मोर एक्टिवेट करवाएगा, ठीक है। अल्डोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये दोनों को बढ़ाता है, इट इंक्रीजेस बोथ, ये नंबर भी बढ़ाता है and it increases the activity also, ये पंप के एक्टिविटी को भी बढ़ाता है। सो प्लीज याद रखना टीका, ठीक है। अब स्टिमुलेटर्स पढ़ लिए तो इनहिबिटर्स भी पता करते हैं, राइट। डी 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 याद रखना, ठीक है। सो दैट इज डिजिटालिस, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। डिजिटालिस के साथ साथ ओआबिन भी लिख लो क्योंकि वो सेम बाइंडिंग साइट पे एक्ट करते हैं, राइट। डायूरेटिक्स, स्पेशली लूप डायूरेटिक्स जो कि इनहिबिट करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप को। डोपामिन किडनी में जाके वो भी इनहिबिट करता है इसको। एएनपी,
एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड। इसका मेन स्टिमुलस क्या होता है? जब भी होगा आपके बॉडी में वॉल्यूम ज़्यादा, हम बोलते हैं इसको हाइपरवॉलीमिया। एमिया मीन्स ब्लड, जिसका वॉल्यूम बढ़ गया है, राइट, या वाटर कंटेंट बढ़ गया है, प्लाज्मा कंटेंट बढ़ गया है, ठीक है। सो ओवरऑल वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो क्या होगा, आपका जो वीनस रिटर्न आ रहा है राइट एट्रियम की तरफ वो भी बढ़ जाएगा, राइट। वीनस रिटर्न विल ऑल्सो इंक्रीज। जब वीनस रिटर्न बढ़ जाता है, अल्टीमेटली वीनस रिटर्न कहाँ जाता है? सेंट्रल वेन में। सेंट्रल वेन कौन सी है? राइट एट्रियम, राइट। वो क्या करेगा? राइट एट्रियम की स्ट्रेचिंग करवाएगा, इंक्रीज राइट एट्रियम स्ट्रेचिंग। वहाँ पे कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इस इंक्रीज स्ट्रेचिंग को सेंस कर लेते हैं और वो स्टार्ट करते हैं रिलीज करना कि अब वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, हमें इसको नॉर्मलाइज करना है, हमें ANP रिलीज करना पड़ेगा। एंड दे स्टार्ट गिविंग द स्टिमुलस टू रिलीज द ANP। नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड रिलीज होना स्टार्ट हुआ, ये करवाएगा नाट्रियूरेसिस। क्या होता है नाट्रियूरेसिस? Na मीन्स सोडियम, यूरेसिस मीन्स इन द यूरिन। सोडियम एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा यूरिन में, किडनी से, राइट। सोडियम एक्सक्रीशन से वॉल्यूम कैसे नॉर्मल होगा? क्योंकि वेरेवर सोडियम गोस वाटर फॉलोज, राइट। सो यहाँ पे भी वाटर का एक्सक्रीशन भी बढ़ जाएगा और जैसे ही वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस द वॉल्यूम विल कम बैक टू नॉर्मल, डिक्रीज इन वॉल्यूम बैक टू नॉर्मल। जो हाइपर वॉल्यूमिया की कंडीशन थी वो अब नॉर्मलाइज हो जाएगी। दैट्स हाउ योर ANP एक्ट, है ना। और इसी हेल्प से हम सोडियम पोटेशियम पंप को भी इनहिबिट कर सकते हैं, राइट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।